चलिए वी आर लाइव नाउ। आवाज आ रही है बच्चों? एक बार कमेंट करके बताइए ठीक ठाक आवाज आ रही है। चलिए टाइम हो गया गुरुजी। हाँ टाइम हो चुका है, एग्जैक्ट टाइम हो चुका है। ठीक है। ओके ओके एवरीवन, तो क्या एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम खुद ही सारी क्लासेस लगाई है। हमें सिखा के चलेगा ऐसे ऐसे करना है, तो हमें भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है प्रॉब्लम ऐसे कि कैसे क्या करना होता है, तो थोड़ा सीखना पड़ता है हमें भी। चलिए सीखना ही जिंदगी है। लीडर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। एक कहावत है कि लीडर्स नेवर स्टॉप लर्निंग, लीडर्स कभी भी लर्निंग खत्म नहीं करते हैं। चलिए तो मैं आर के नातो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति एग्जामपुर चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सभी को गुड आफ्टरनून। अजय, स्वाति, सौम्या, धौम्या, फौम्या, सचिन पटेल, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। और गारंटी है कि आज की क्लास के बाद आप लोगों को जो मैं आज सिखाने जा रहा हूं ना, आज की क्लास के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा उस चीज को देखने का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा आपको, सिर्फ 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा इस सेशन को शेयर करने में। आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको आप भला चाहते हो कि हाँ भाई वो कुछ कर जाए जीवन में आगे, आपके कोई भाई है, बहन है, कोई कलीग है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई आपका दोस्त है जो कि हो सकता है कि ढूंढ रहा हो कोई ऐसा चैनल जिससे कुछ क्वालिटी मिल जाए, तो उसको शेयर कर दो। ठीक है, चलिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर, काजल कह रही है सर मैं डेली आपकी क्लास ऑफलाइन लेती थी, आज पहली बार ऑनलाइन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य मेरा प्राप्त हुआ कि मैं आपको आज लाइव पढ़ा पा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। आज मुझे ये बच्चे लाइव चाहिए 1000। आज मुझे 1000 प्लस बच्चे चाहिए एनी हाउ इस चैनल पे। आप सभी बच्चे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा स्टूडेंट होते हैं पढ़ने में उतना ज्यादा ही मजा आता है, इंगेजमेंट रहती है बच्चों के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने बहुत ही शानदार कोटेशन से। ये कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, मेरे मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन कह सकते हो। मैं बहुत कुछ सीखता हूं इनसे अपनी लाइफ के अंदर, और मैं जानता हूं कि आप लोग भी इनको एक आइडल की तरह आप पूछते हैं, आइडल की तरह मानते हैं। ठीक है, और लिटरली बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी हैं ये। इफ यू फेल नेवर गिव अप। इनका कहना है कि अगर कभी आप जीवन में फेल हो जाए तो नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी कि फेल का मतलब होता है कि लर्निंग के प्रोसेस में अटेम्प्ट का फेल होना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आज आप बात करने वाले हो आर्टिकल का। आर्टिकल का आज पार्ट 2 होगा। आर्टिकल का आज हमारा पार्ट 2 होगा। लेवल 1 हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 हो चुका है। ठीक है, लेवल 2। और ये एग्जाम किस किस एग्जाम में काम आने वाला है मैं एक बार वो भी बता दूं आप लोगों को। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हम एमटीएस की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये बताइए कि क्या हम ये क्लास ले या नहीं ले। हम एमटीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम यूपीएससी की, हम जो है एसआई की या इसकी उसकी किसी की भी। देखो बेटा, ये जो आपका आर्टिकल, 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। टेंस, वॉइस, नरेशन और आर्टिकल। ठीक है, टेंस, वॉइस, नरेशन और आर्टिकल, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है। हाँ कंडीशनल भी होता है, कंडीशनल भी होता है, लेकिन वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है कि किसी में एग्जाम में आता है उसका ज्यादा क्वेश्चन, किसी में बिल्कुल नहीं आता है, तो वो वेरी करता है थोड़ा सा। बाकी ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन रहते हैं और हर एग्जाम में लगभग आते हैं। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, चाहे आप डिफेंस के एस्पिरेंट हो, चाहे आप टीचिंग जॉब, टीचिंग वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जो है आपके ये यूपीएससी वाला तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपका वीडियो का एग्जाम या ऑल अदर एग्जाम, या फिर आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, अगर आप उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारा। यानी कहने का मतलब है बेटा सभी में आपका ये एग्जाम में आर्टिकल आता ही आता है, इसके बिना तो नाउन चलता ही नहीं है। तो भैया आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो मैंने कहां तक आपको पढ़ाया था, आज मैं उसके आगे बढ़ता हूं। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया उन बच्चों के लिए जो शायद लेट सेट आने वाले थे, बहुत वेट हो गया है। अब शुरू करते हैं कहानी को। मैंने कल की क्लास में आपको जो चीज पढ़ाई थी 5 मिनट का टाइम लेकर के रिवीजन करवा देता हूं, क्विक रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आज की कहानी शुरू करता हूं। ठीक है, तब तक शेयर कर दो। तब तक के लिए सभी बच्चे शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों से। ठीक है, देखो बेटा, यहां पे मैंने आपको बात कही कि हमारे पास जो आर्टिकल होता है दो तरीके से, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दो आर्टिकल थे। डेफिनेट आर्टिकल होता है अकेला द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। डेफिनेट होता है अकेला द और इनडेफिनेट होता है ए और एन। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर हमारे पास ट्रिक, में पूरी की पूरी कहानी दोबारा सुनाने लगूंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा, मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। मुद्दे पे आता हूं। डेफिनेट आर्टिकल वो होता है बेटा जब हमारे पास बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर दोनों को पता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो वो डेफिनेट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बोलने वाला स्पीकर, उसको तो पता है कि किस बारे में बात हो रही है, लेकिन लिसनर को नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है, तो वो हो गया इनडेफिनेट, यानी ए या एन का यूज होता है। ठीक है, ये दा वाला जो पार्ट था ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग था और मैंने आप लोगों को ये सिखा भी दिया, ये इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है। आप लोगों को अगर मैं अभी डिटेल में पूरा पढ़ाने लगूं तो श्योर है कि अभी इसमें पूरा का पूरा आधा एक घंटा निकलने वाला है, इसलिए मैं अभी दा वाला कॉन्सेप्ट पूरा अभी आपको डिटेल में नहीं घुसूंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोग इससे पहले जो हमारी क्लास हो चुकी है, कौन सी वाली, कल वाली जो 1 बजे क्लास हुई थी, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, उसके बाद आपको मैंने बताया वॉल और कॉन्सोनेंट की कहानी अच्छे से समझाई थी। उसके बाद ये ए और एन का कहां यूज होता है, कहां नहीं होता है, ये अच्छे से सिखा दिया। फिर ये हैप्पी न्यू ईयर होता है, ईयर होता है। अब आते हैं यहां पे। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, जरा ध्यान से सुनना। चलो, अब यहां से आपका आर्टिकल का सेकंड क्लास चालू। ठीक है, देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो सभी बच्चे बेटा इसको नोट करते रहना मेरे साथ साथ में। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहना। मैं इसको साइड कर देता हूं। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, देखो कैसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, आप सभी को पता है कि इंग्लिश में नाउन की जगह, यानी कि नाउन को अगर रिप्लेस करना हो तो हम क्या लगाते हैं बेटा, नाउन को रिप्लेस करना हो तो हम क्या लगाते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल सर, यही होता है ना। नाउन इज रिप्लेस्ड बाय, नाउन जो होता है वो रिप्लेस होता है, रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, यही होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए आप बचपन से प्रोनाउन लगाते थे ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो, उससे बचने के लिए आप प्रोनाउन का यूज करते थे। सेम टू सेम एज इट इज बेटा, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल को रिप्लेस किया जाता है बेटा किससे, तो डेफिनेट आर्टिकल से। किससे, तो डेफिनेट आर्टिकल से। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो इनडेफिनेट आर्टिकल को रिप्लेस किया जाता है डेफिनेट। सर ये इनडेफिनेट क्या होता है, तो इनडेफिनेट होता है ए या एन और डेफिनेट होता है आपका द। सर ये कहानी क्लियर नहीं हुई है ना, मैं सही कह रहा हूं ना? सर आप कहेंगे कि सर ठीक है समझ में आया, लेकिन कहानी ठीक से क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा और इसको खुल करके बताइए तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा और इसमें अंदर डीप में लेके चलता हूं। आप लोग जल्दी से एक बार ज्वाइन कीजिए फटाफट से, मैं देख रहा हूं अभी तक कम बच्चे जुड़े हैं। एक बार बेटा शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों बंधुओं तक शेयर करो। तभी क्लास में देखो पढ़ने पढ़ाने का मजा तभी है जब जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पे जुड़ करके एकदम हमारे साथ जुड़े रहे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो नाउन को जैसे प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाता है उसी तरीके से ये भी रिप्लेस होता है, रिप्लेस्ड बाय डेफिनेट आर्टिकल। सर कैसे, एग्जांपल दो तो समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कैसे लिखना सारे लोग साथ में। देयर वॉज डैश फार्मर
lived in dash village. Dash farmer was poor and dash village was vast. Vast मतलब जानते हो, vast मतलब होता है बड़ा, vast मतलब होता है बड़ा, ठीक है। One day dash farmer decided to go outside of dash village and start dash न्यू बिजनेस। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ, राइट। आप ध्यान से समझना, यहां पे हमारे पास एक पूरी की पूरी लंबी कहानी मैंने आपको मतलब कहानी का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपके सामने रखा, एक पूरी की पूरी लंबी चौड़ी कहानी का एक छोटा सा बस मैंने आपके सामने पार्ट रखा है, ठीक है, बस इतना ही रखा है मैंने। अभी मैं आपको इसको समझाता हूं कि इस पूरी कहानी के अंदर जो मैंने आपको बात कही है, ठीक है, इसमें आप आर्टिकल का यूज कैसे और कब करते, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मैं इस कहानी की शुरुआत कर रहा हूं कि देयर वॉज डैश फार्मर, तो ये बताओ कि ये जो कहानी लिख रहा होगा पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, यानी कि वो हमारा स्पीकर हो गया। हम इस कहानी को रीड कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए, यानी कि हम जो इस कहानी को रीड करने वाले पर्सन हो गए, यानी कि हम सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। अच्छा, हम हो गए सेकंड पर्सन। अब ये बताइए कि ये फार्मर के बारे में क्या पहले हमें कोई नॉलेज है कि फार्मर कौन है? क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है? नहीं। अभी भाई इस फार्मर को वो जानता है जो लिख रहा है, हम नहीं जानते। हमारे लिए फार्मर डेफिनेट की इंडेफिनेट? इंडेफिनेट है। तो अभी हम यहां पे आर्टिकल लगाएंगे इंडेफिनेट अ। अभी हमने इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया आ। अच्छा, और आगे बढ़े, और फिर मैंने कहा कि वो फार्मर एक गांव में रहता था। अब गांव कौन सा, नाम तो दिया नहीं है, ठीक है। अब गांव कौन सा, आगे कहीं मेंशन तो है नहीं इस गांव के बारे में बात, यानी कि अभी भी ये गांव जो है वो भैया राइटर को पता होगा, स्पीकर को पता है, हमें नहीं पता। हमारे लिए गांव नया वाला वर्ड आया है इस पूरी कहानी के अंदर, तो अभी हमारे लिए इंडेफिनेट है। लेकिन जैसे ही ये फार्मर का नाम दोबारा रिपीट हुआ, जैसे ही हमने देखा कि इस फार्मर का नाम दोबारा से रिपीट हुआ है, तो अब हम क्या लगा देंगे? डेफिनेट लगा देंगे द। यानी कि जब फार्मर का नाम रिपीट हो गया तो आप समझ गए कि अच्छा फार्मर का नाम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पक्का है कि वो डेफिनेट हो गया, क्योंकि ये फार्मर कौन है वही होगा। विलेज का नाम रिपीट हुआ है, फिर से दा लगाओ। यानी कि जब पहली बार इंट्रो होता है, पहली बार इंट्रो होता है तो ए या एन लगाओ, उसके बाद जब इंट्रो हो गया दा लगाओ। और ऐसा आपके पेपर में आ चुका है, आता है कि नहीं आता है? कमेंट करके बताओ। अब आज आपको समझ में आई चीजें? लाइक नहीं हो रखे हैं बेटा, बहुत गलत बात है, ठीक है। जितने बच्चे बैठे उसके आधे लाइक मुझे दिख रहे हैं, मुझे पूरे चाहिए। जितने बैठे हैं उतने पूरे लाइक चाहिए। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर करिए दबा करके। अपने सारे दोस्तों को बोलिए भैया क्लास में आओ। आस्था का आंसर मैं देख रहा हूं, कॉपी पेस्ट मारे जा रही है बेटे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आस्था का सारा सही है। देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया कि जब पहली बार उस शब्द को पूछा गया तो आपने ए या एन लगाया, ठीक है। जब दोबारा से उसका नाम रिपीट हुआ तो अब द का यूज कर दिया। अब जब तिबारा से उस चीज का आता है तो भाई वो एक बार डेफिनेट हो गया ना, तो अब जितनी बार नाम आएगा उतनी बार द आएगा। लेकिन देखो बिजनेस की बात हो रही है, नया नया वर्ड आया है इस चैप्टर में, मतलब इस कहानी में अभी ये नया आया है, राइट। तो ऐसे में अभी यहाँ पे क्या आएगा? ए एन या द, डेफिनेट या इनडेफिनेट? तो जाहिर सी बात है अभी आपका इनडेफिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इनडेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ए या एन आएगा। आप समझे? बिल्कुल, यस सर आता है, बिल्कुल। कॉपी में लिख लो, जल्दी से एक बार नोट कर लो, फटाफट से सारे बच्चे नोट करो। देखो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। कभी सोचो आप इसको, कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एग्जाम के लिए। अगर आपका ये लॉजिक यहाँ क्लियर हो गया है तो सोचो कि आपके कितने तरीके के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं यहां से। चलिए बहुत बढ़िया। अजय देवगन का आंसर आ गया। मनीष का हो गया। कंचना, आस्था, सुमित्रा, भानुप्रिया, टैलेंटेड जबीन, बहुत बढ़िया। टैलेंटेड जबीन का हो गया है। निधि, जगरोता, आनंद कुमार, प्रतिमा, स्वाति गौड़, ठीक है। विवेक सिंघोड़ा, क्या बात है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे बेटा, यहां पे इसके बिहाफ पे ये आंसर कैसे आएगा सर, अभी भी समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, पहले आपको चांस देता हूं, एक बार बताइए इनमें से आंसर क्या होगा, जल्दी से साइड हो जाऊं क्या, ये दिख तो रहा होगा आपको पूरा, डैश लायन नेवर ईट्स अबंडेंट फ्लैश। ठीक है, आप बताइए कि इन चारों में से सही आंसर क्या होगा फटाफट से, ए एन या द या नो आर्टिकल। नैन्सी भी आ गई है, नैन्सी, सोनम, संगम, खुशी, आलोक कुमार मौर्य, विलेज विलेज डैशिंग विलेज, अभिषेक पांडे, के एम, सोनम, सोनार, अन्ना, बढ़िया, सी ए डी बी ए सी ए, अब सबका ए ही आ रहा है, डी ए सी द एन। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, इतनी तेजी से आपके कमेंट नहीं भागते हैं, इतनी तेजी से कमेंट भागते हैं जैसे इससे, क्या बात है, बहुत तेज हो बेटा, बहुत ज्यादा तेज हो आप लोग, गजब पीछती है नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, या शेयर कर दो एक बार, शेयर कर दो एक बार सभी बच्चे इसको, सभी ग्रुप्स के अंदर, सभी ग्रुप्स के अंदर डाल दो। चलो देखो अब मैं बताता हूं, यहां से थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक नई चीज बताता हूं, द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने एकदम से वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी है, ओ वही है, ये क्या कर दिया गुरुजी आपने, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, नियम ही पहली बार सुन रहे हैं। सर आज हम पहली बार, क्या लिख रहे हो, आज हम पहली बार आपकी ऑनलाइन क्लास लाइव में ले रहे हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, बहुत बड़े धन्यवाद। चलो देखो, तो द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है सर। चलो बता तो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो आपको पता है आर के महतो की क्या मेरी आदत क्या होती है कि अगर मैं कोई नियम लिखवाता हूं ना तो प्रूफ करके दिखाता हूं। यहां पे आपके पास द फार्मर लिखा है, हाँ या ना, द फार्मर लिखा है। अब एक काम करो, यहां पे एक मिनट, द प्लस नाउन लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब एक काम करो, ये जो द प्लस नाउन है, एक मिनट, ठीक है, देखो बेटा ये जो आपके पास द प्लस नाउन है ना, द फार्मर, इसकी जगह आप ही लगा के पढ़ो एक बार, इस द फार्मर की जगह आप एक बार ही लगा के पढ़ो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कहानी। द फार्मर की जगह आप ना इसकी जगह पे ही लगा के पढ़ो। मैं इसको हटा देता हूं, ये लो, द फार्मर को हटाओ, यहां ही लगा के पढ़ो एक बार। देखो एक बार, देयर वॉज अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, ही वॉज पुअर एंड इट वॉज वॉस्ट। ऐसे भी हो सकता है, विलेज को इट से रिप्लेस करो। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि यहां पे आपने द के साथ जब नाउन लगाया था, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां पे जब आपने द के साथ जब आपने नाउन लगाया तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको एक्चुअल में प्रोनाउन ही कहा, आपने एक्चुअल में उसको प्रोनाउन की तरह ही उसको इंडिकेट किया, क्योंकि यहां पे ही बता रहा है उस बात को, राइट। यानी इंग्लिश में अगर हम कभी भी कोई सेंटेंस में रैंडमली आपके सामने दे देता हूं, जैसे मैंने कहा कि शी सॉ अ रनिंग हॉर्स, शी सॉ अ रनिंग हॉर्स, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे मैं द प्लस नाउन बोल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि यहां पे बात ये हो रही है, जैसे द गर्ल सॉ अ रनिंग हॉर्स, इसका मतलब यह है कि द गर्ल सॉ अ रनिंग हॉर्स, ऐसे इसकी मीनिंग आ रही है। समझे मेरी बात को? यानी कि कहीं अगर मैंने प्रोनाउन लिखा है ना, इसका मतलब उसका नाउन हमने अंडरस्टूड कर दिया। जब हम कहीं पे भी प्रोनाउन लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां पे इसका नाउन हमने पहले ही क्या किया है, अंडरस्टूड करके रखा हुआ है। हमने पहले ही इसका जो है वो अंडरस्टूड करके ऑलरेडी चिपका रखा है कि हाँ भाई यहाँ पे ऑलरेडी कोई नाम था, जैसे जैसे सीता, गीता, श्वेता, प्रिया, कुछ ना कुछ ऐसा था कि प्रिया इज अ स्टूडेंट एंड शी सॉ अ रनिंग हॉर्स, ऐसे करके। यहाँ पे अगर आप प्रिया इज अ स्टूडेंट एंड द गर्ल, ऐसे करके अ गर्ल इज अ स्टूडेंट एंड द गर्ल सॉ अ रनिंग हॉर्स। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब आप द शी लगा रहे हो ना या द गर्ल लगा रहे हो, इसका मतलब इससे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया होगा कि नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अगर मान लो मैं एक पल को यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पे एक पल को द लगा देता,
तो इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब मैंने इस लाइन को पहले डेफिनेट कर दिया बोल करके, इस लाइन को मैंने पहले कहीं बोल दिया है कि भाई मैंने देखा कि वो इस स्टेट से उस स्टेट में एक लाइन लाया गया है और वो वाला लाइन जो है बहुत ज्यादा वो वाला लाइन जो है वो कभी भी अबेंडन फ्लैश नहीं खाता। ये मीनिंग आ गई कि द लाइन का मतलब हमने इस लाइन को अंडरस्टूड कर दिया, जो कि है नहीं। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग ही में कुछ भी ऐसा है नहीं जिससे पता चल रहा हो कि भाई वो चीज पहले से ही डेफिनेट है। तो ऐसे में द कैसे लगा सकते हो? आंसर आपका आएगा अ लायन। अब आप आज समझ में आई चीजें? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। इसकी पीडीएफ ठीक है बेटा, डाल देंगे। अगर कोई पीडीएफ रह गई होगी तो डाल देंगे बेटा। आप मुझे ना मेल कर दिया करो अगर आपको लगता है ना कि सर ये वाला रह गया वो रह गया। तो कई बार क्या होता है कि हम उसमें दे देते हैं हम अपनी साइड से, लेकिन जो अपलोड करने वाली टीम होती है ना, जो पीडीएफ वगैरह डालती है एप्लीकेशन संभालने की टीम, कई बार गलती से उनसे छूट जाता है एक आध। तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो। मुझे मेल भी कर सकते हो आप, मेल आईडी यहाँ पे आपको चाहो तो आप दे सकता हूँ, या मेल आईडी आप उस पर मेल करके बता दिया करो टाइम और डेट कि सर जी इस वाली डेट का ये टॉपिक का हमारा वो नहीं मिला है, ठीक है। gmail.com आप इस पे जाकर के rkmehto276@gmail.com आप जो है ना यहाँ से मेरे को इन्फॉर्म कर दिया कीजिए कि सर ये वाला जो है ना टॉपिक का अभी पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप जो है वहां से पीडीएफ ले सकते हो। मतलब मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई बच्चे ऐसा कह रहे हैं ये पीडीएफ नहीं पड़ा, तो वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो पीडीएफ कहां मिलेगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पीडीएफ आपको कहां मिलती है? तो पीडीएफ आपको मिलती है एप्लीकेशन पे, ठीक है। बिल्कुल बेटा, एप्लीकेशन पे वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है, तो सभी बच्चे उसका एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। डैश जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज। जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज। अब ए एंड द या नो आर्टिकल, आप लोगों को टाइम देता हूं, आंसर दो। आरुषि वर्मा पूछती है पीडीएफ कहां मिलेगी। बेटा ये सवाल मैं इतनी बार मैं इसका आंसर कर चुका हूं, इतनी बार आंसर कर चुका हूं, बोल बोल के थक गया हूं। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलती है और मैंने इवन स्टेप्स भी बताए थे, लेकिन आप लोग ना कोई क्लास देखनी होती नहीं आपको। चलो इस वाले पीडीएफ में तो स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर देख लिया कीजिए ये सब चीज आप। ठीक है, चलो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, आप लोग अपने अपने हिसाब से आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है। देखो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहोगे ना तो क्या होगा कि सही गलत करते करते सही आ ही जाएगा एक ना एक दिन, है ना। चलो देखो यहां पे इसको क्या करना था, ध्यान से सुनना, कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। लिखना जरा मेरे साथ। लिखो सभी लोग लिखना। इंग्लिश या नहीं, द स्पेनिश सर्व नॉन वेज, the Spanish serve non-veg to their guest। एक मिनट, क्वेश्चन तो मैंने दिए होंगे, नहीं यहां नहीं है, कोई नहीं, मैं लिखवा ही देता हूं दो चार क्वेश्चन, लिख लेना एक बार सभी लोग। जर्मन killed a great number of slaves in the Second World War। अगला नेक्स्ट, the English is an easy language। The English is an easy language। एक और आखिरी और ले लेते हैं। आस्था said Mr. Sharma is an English teacher।
ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। फटाफट करो। पीहू साक्या, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका सही जवाब, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बेटा। इसको शेयर कर दो सारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि कई बच्चों ने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनते रहना। अब यहां पे लैंग्वेज और नेशनैलिटी वाला एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी, ये कॉन्सेप्ट आएगा, सभी बच्चे नोटिस करना। लैंग्वेज और नेशनैलिटी, यहां लिखता हूं, लैंग्वेज और नेशनैलिटी ठीक है। देखो बेटा, अगर मान लो मैं शब्द लिखता हूं इंग्लिश, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। इफ आई से इंग्लिश इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज, एंड इफ आई से द इंग्लिश, इसका मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं क्या बेटा, नेशनैलिटी के बारे में। द इंग्लिश मतलब नेशनैलिटी के बारे में बात हो रही है, यानी अंग्रेज लोग। अगर मैं कहता हूं जर्मन, अगर मैं कहता हूं जर्मन, इसका मतलब होता है क्या, लैंग्वेज। एंड इफ आई से द जर्मन, द जर्मन, इसका मतलब जर्मनी के लोग। इफ आई से स्पेनिश, इफ आई से स्पेनिश, इसका मतलब लैंग्वेज है। और अगर मैं कहता हूं द स्पेनिश, इसका मतलब स्पेन के लोग, ठीक है। अगर मैं कहता हूं रशिया या फ्रेंच, ठीक है, लैंग्वेज। द फ्रेंच, इसका मतलब फ्रांस के लोग। समझे बात को। अब यहां पे दो चार बच्चों की देशभक्ति जग सकती है और वो ये कहेंगे सर इंडिया का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इंडिया नाम की लैंग्वेज नहीं होती है। इंडिया की कोई लैंग्वेज मतलब इंडिया नाम की लैंग्वेज नहीं है, हिंदी है लैंग्वेज। समझे बात को। यानी ये नियम वहीं पे काम करेगा बेटा जहां देश और भाषा का नाम सेम हो। हाँ ये कह सकते हैं हिंदी, है ना, द हिंदी, इस तरीके से, ठीक है। तो लैंग्वेज हिंदी है, द हिंदी लगा दो, वहां पे फिर वो आता है हिंदुस्तानी की बात। समझे बात को। तो कहने का मतलब ये है बेटा हमारे पास सेंटेंस के अंदर कि अगर आप द लगाते हो ना तो पूरी मीनिंग ही पलट जाती है। द लगाते ही वो पूरी मीनिंग बदल गई। अगर आपको बात लैंग्वेज की करनी है तो ना ए लगाओ, ना एन लगाओ, ना द लगाओ, कुछ मत लगाओ। द लगाते ही पूरी मीनिंग पलट जाती है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो एक बार, द स्पेनिश सर्व्स नॉनवेज टू देयर गेस्ट, इसका मतलब पता है क्या है, स्पेन के लोग जो है वो सर्व करते हैं। तो बात तो ठीक होनी चाहिए, गलती कहां है बताता हूं। यहां पे जर्मन किल्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ स्लेव्स इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन ने मारा मतलब लैंग्वेज ने मारा या जर्मनी के लोगों की बात हो रही है। तो आप अपने आप समझदार हो, जर्मन लैंग्वेज ने नहीं मारा होगा, लोगों की बात है। तो यहां पे नेशनैलिटी की बात हो रही है तो द लगाओ। मेरी बात समझ में आ गई। यहां पे द का यूज किया जाएगा, समझे। बहुत बढ़िया, आस्था के सारे आंसर आ गए, बहुत बढ़िया बेटा आस्था। उसके बाद द इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब यहां पे देखो बात आ रही है किसकी, साफ साफ दिख भी रहा लैंग्वेज है, क्योंकि बात हो रही है एक भाषा की कि भैया इंग्लिश जो आती है ना ये बहुत आसान भाषा है, एक इंग्लिश एक बहुत ही आसान लैंग्वेज होती है, ये वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे जब वो चीज आपको दिख रही है कि लैंग्वेज है वो, तो यहाँ पे आप द कैसे लगा रहे हो, इस द को हटा दो, सीधा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। यहाँ पे बात ये आ रही है कि अंग्रेज लोग जो है वो आसान भाषा है, ये तो गलत हो गया। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग जो है वो आसान भाषा है, तो द मत लगाओ, फिर द लगाते नेशनैलिटी की बात में वो काउंट किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। आस्था सेड मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर, आस्था सेड मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर। अब इसको कैसे किया जाएगा बेटा, इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो आ गया, देखो आई एम अ इंग्लिश टीचर,
सही है या गलत है? तो आप लोग कहेंगे कि सर गलत है। क्यों गलत है? कि सर यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा। चलो मैं मान गया कि ठीक है ए नहीं आएगा एन आएगा, लेकिन अब भी गलत है। पता है क्यों? अब भी गलत है, अब भी ये चीज गलत हो जाती। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो बताता हूं। देखो ऐसा बेटा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, जैसे मैंने कहा कि आई सॉ आ फ्रेंच सोल्जर, I saw an American movie. Yeah, I saw an American doctor या साइंटिस्ट, कुछ भी मान लो। I saw a Russian scientist. अगला I saw a French German teacher, a German doctor या actor, a German actor। एक और I saw an English teacher, ठीक है। और एक और I saw an English doctor। अब बेटा ध्यान से समझना जरा इन सभी को। अगर आप लोगों ने सारे सुन लिए ना, अब इसको जरा ध्यान से पढ़ना। अब इन सभी के अंदर अब जो आपको लगातार ये लगाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी बहुत सारी चीजें आपको लगेगी कि सर बचपन से गलत था, सर हम तो बचपन से गलती करते आए थे, आज पहली बार ही नया जानने को मिला है, ऐसा आप लोगों को फील होने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब मैंने कहा आई सॉ अ फ्रेंच सोल्जर, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह हो गया कि मैंने एक सोल्जर को देखा जो कि फ्रेंच था, यानी कि फ्रांस का था। आई सॉ एन अमेरिकन डॉक्टर, इसका मतलब मैंने एक डॉक्टर को देखा जो कि अमेरिकन था, मतलब अमेरिका का बिलोंग करता था। आई सॉ रशियन साइंटिस्ट, तो यहां पे मैंने एक साइंटिस्ट को देखा जो कि रशिया का था। आई सॉ जर्मन एक्टर, मैंने एक एक्टर को देखा जो जर्मनी का था। आई सॉ एन इंग्लिश डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को देखा जो कि अंग्रेज था। और आई सॉ एन इंग्लिश टीचर, मैंने एक टीचर को देखा जो कि अंग्रेज था। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे बेटा जो इंग्लिश टीचर है ना, आई सॉ एन इंग्लिश टीचर, यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर को देखा। यहां पे मीनिंग ये आ रही है कि मैंने एक टीचर को देखा जो कि अंग्रेज था। सब्जेक्ट तो बोला ही नहीं, सब्जेक्ट मान लो अगर वो मैथ पढ़ा रहा है तो आई सॉ एन इंग्लिश टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने एक टीचर को देखा जो कि अंग्रेज था और वो मैथ पढ़ाता है, तो कैसे बोलेंगे? आई सॉ एन इंग्लिश टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं? ठीक है, अच्छा वो हैरान हो रहा है सर जी कितना खतरनाक पढ़ा रहे हो आप, पहली बार ये कॉन्सेप्ट सीखा। चलिए धन्यवाद बेटा। आप देखो यहाँ पे आई एम एन इंग्लिश टीचर, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं एक अंग्रेज हूं जो कि टीचर है। तो भाई मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ये अगर अंग्रेज बोले तो ठीक है कि भैया मैं एक अंग्रेज हूं जो कि टीचर है, लेकिन अब इसको कुछ इस तरीके से कहना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ये ऐसा बनता कैसे कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये आपका सही है। हमारे अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, इसको ऐसे कहते हैं। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भाई आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो शायद आज तक आप ऐसे बोलते थे कि आर के सर इज माई इंग्लिश टीचर, है ना? आज तक शायद आप लोग ऐसा बोलते थे कि आर के सर इज माई इंग्लिश टीचर। और आज के बाद अगर आप में से किसी ने भी ऐसा बोला तो बेटा मैं टंगड़ी हथड़ी तोड़ दूंगा, ठीक है? अब से तो मेरी नाक मत कटवाना। अब आपको क्या कहना है कि आर के सर इज माई टीचर, आर के सर इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे करके कहना है। समझे बात को? हाँ, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? कुछ लॉजिक समझ में आया? आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल। चलो धन्यवाद। बताओ कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? एक बार कमेंट करके बताओ कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, जल्दी बताओ एक बार। और ये लॉजिक अच्छा था कि नहीं था? पूरा का पूरा मामला आज तक आप लोगों ने मेरा बंटाधार कर दिया होगा। कोई पूछता होगा इंग्लिश कौन पढ़ाता? आर के सर इज माई इंग्लिश टीचर, ऐसे आर के सर इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे बोलना आज के बाद। चलिए किंजल बेटा क्लियर है? आयरन बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इट्स डिस्टर्ब्स नॉट डिस्टर्ब डियर। बेटा वो इट्स डिस्टर्ब्स नहीं, वो ऐसे नहीं होगा, वो आप जो कह रहे हो ना वो ऐसे नहीं, वो एक बच्ची बात, इट्स डिस्टर्ब्स ये भी आपका गलत है, ये एक्चुअली में आता इट इज है ना, इट इज डिस्टर्ब्स, ये तो गलत हो गया, ऐसे कहो इट डिस्टर्ब्स। ठीक है, अगर कोई लगातार कॉपी पेस्ट मार रहा है ना लगातार कुछ भी बातों को, तो आप ये कहो इट डिस्टर्ब्स, ये मत कहो इट इज डिस्टर्ब्स, वो गलत हो जाएगा ना। आप इजएमआर भी लगा रहे हो साथ में एससीएस भी लगा रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। समझ गया आस्था? चलो कोई नहीं, माफी चाहूंगा आपकी गलती बता रहा हूं मैं यहाँ पे, आप इतने प्यार से उसको हीरो बनने के चक्कर में आप उसको बोल रहे हो, अब मैं आपको यहाँ पे आपकी हीरोगिरी झाड़ दी। ठीक है कोई नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पे। इसको हटा देता हूं उस पेज को। अब आपका एक क्वेश्चन था, डैश जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज, जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज। अब इसको कैसे किया जाएगा, जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज, इसको कैसे किया जाएगा? चलिए चलिए, अब यहां पे अब आपको समझ में आ गया। अरे हाँ वो एक क्वेश्चन रह गया ना, एक मिनट एक क्वेश्चन तो रह गया आपका, एक सेकंड बेटा, ये रहा, द जर्मन सर्व्स नॉनवेज टू देयर गेस्ट, ये भी रह गया, इसको भी तो कर लेते हैं, बाद में उस क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो बेटा यहां पे बात होनी थी नेशनैलिटी की, तो बस नेशनैलिटी है कि जब आपने कहा कि द के साथ स्पेनिश लगा, स्पेनिश लोग जो है वो नॉनवेज सर्व करते हैं अपने गेस्ट को, तो कैसे होना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो, गलती है इसकी, सर्व्स नहीं होगा ये सर्व होगा, सर्व्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सर्व। अब क्यों होना चाहिए, सुनो सुनो गौर से ध्यान से बिल्कुल। यहां पे जब आप नेशनलिटी और लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका मतलब वो एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन व्हेनेवर यू टॉक अबाउट नेशनैलिटी, इसका मतलब बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहां पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, ये नहीं बोलते इंग्लिश आर एन इजी लैंग्वेज, लैंग्वेज में वो सिंगुलर हो जाता है वर्ब, और जब बात नेशनैलिटी की होती है तो वो प्लूरल लगाओ, क्योंकि वहां सबकी बात हो रही है ना, तो इसलिए वहां पे प्लूरल हो जाता है। समझे मेरी बात को? तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, राइट। और इसका आंसर भी हो जाएगा, यहाँ पे सर्व हो गया, और यहाँ पे मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर, तो मिस्टर शर्मा इज अ टीचर, मिस्टर शर्मा इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ऐसे करके मिस्टर शर्मा इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आ जाओ यहां पे, ये रहा, डैश जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज। अब बात लैंग्वेज की हो रही है, लैंग्वेज की हो रही है तो जाहिर सी बात है अपना एन तो आएगा ही नहीं, ए का मतलब एक आदमी की बात होती, द का मतलब सबकी बात होती, आंसर है नो आर्टिकल, यानी कुछ मत लगाओ। इसी को कई लोग जीरो आर्टिकल पढ़ते हैं, इसी को कई लोग जो है जीरो आर्टिकल भी कंसिडर करते हुए पढ़ते हैं। अच्छा, वो एक सेंटेंस के रिगार्डिंग बोला था मैंने, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, समझ गया। ओके ओके ओके, इसका मतलब आप उसको ये बता रहे थे कि वो सिंगुलर आया प्लूरल कैसे आएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, द स्पेनिश सर्व्स नॉन वेज। ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पीछे आपको दिया, और वही क्वेश्चन मैंने वापस आपसे पूछ भी लिया, इससे वो है ना, मतलब व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, मतलब आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन भी होगा वही आंसर भी। चलो मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे आपके पास जो है द स्पेनिश का मतलब हो गया, स्पेन के लोगों की बात हो रही है, स्पेन के लोग जो है वो अपने गेस्ट को खाना सर्व करते हैं नॉनवेज में, तो ऐसे में यहाँ पे सबसे पहले जो गलत है वो काटो, सर्व्स लिखा है सिंगुलर है, हटाओ, नो इंप्रूवमेंट वाला भी हटाओ क्योंकि ये भी सिंगुलर है, राइट। अच्छा, ये दोनों बात बची, द स्पेनिश सर्व, अकेला स्पेनिश का मतलब तो हो गया भाषा, अब भाषा तो सर्व करेगा नहीं, आंसर आपका आ गया बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। चलिए हो गया, डन डना डन, चलो बहुत बढ़िया। कहां गया, इस पे आ जाओ आप। कोई बच्चा इसका आंसर कर सकता है जरा, इसका आंसर?
करो करो फटाफट से। बी सी सी भी मैंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, आपकी फर्स्ट क्लास आपकी अच्छी, आज क्लास फर्स्ट डे है अब मेरा, आपकी क्लास अच्छी लगी तो अब डेली लाइव पढ़ती हूँ, बेस्ट क्लास सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच बेटा, धन्यवाद आपका। करणजीत रावर, अच्छा चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है सर सब कुछ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा। आप सभी के इतने प्यारे प्यारे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इसका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। ठीक है, चलिए करणजीत जो है वो कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा इसको जो है बड़ा बड़ा लिखने के लिए। ठीक है, चलो कोई नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखा जाएगा। ऐसे छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है, कौन सा वाला समझ में नहीं आया है। यहाँ पे जो मैंने एम लिखा है, ये कह रहे हैं कि सर ये एम जो है ये थोड़ा सा सही से लिख देते। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि आप जो है 2 साल के दूध पीते बच्चे हो, कि आपको जो है चीजें राइटिंग पे आप ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट जाए तेल लेने, राइटिंग बस एकदम कर्सिव वाली होनी चाहिए। तो 1 मिनट जरा मैं इनको दिखाई देते हैं, फिर हमारी राइटिंग जरा, है ना। चलो ले लेते हैं जरा इन्हीं का एक। बेटा जहां पे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं ना, आप उस पे फोकस किया करो। ये नहीं है कि आप जो है समझ में अगर आपको आ रहा है उतना तो उतने से काम चला लो, क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठ रहे हो, यहाँ पे कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो आप, समझे मेरी बात को। यहाँ पे आप राइटिंग से ज्यादा लॉजिक पे फोकस किया करो। हाँ, मैं चाहूं तो मैं भी अगर स्लो स्लो पढ़ाऊं ना, तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पूरी राइटिंग डिटेल में एकदम गाड़ करके दूं, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप लोग राइटिंग से ज्यादा लॉजिक पे चलो, लॉजिकली वो चीजें सही अपनी कर करके चलो, समझे मेरी बात। वरना बेटा राइटिंग देखना चाहते हो तो मैं करा दूं, लेकिन आप फिर स्लो हो जाएगी पूरी क्लास। अब आप देख लो आगे। चलो चलो बढ़िया, ये एक बार मैं साइड हो रहा हूं, एक बार इनके आंसर बता सकते हो क्या कोई, बताइए जरा। चलिए चलिए, सर तो आर्टिस्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। बस ज्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा सा कम ही टाइम लेंगे, इसको खत्म करेंगे। और अभी जो है आपकी एक क्लास इस पे और लगने वाली है, उसके बाद ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जितने भी अभी ये क्वेश्चन है ना, अदर अनदर द अदर वाले, वो सारे। तो राहुल हैज 2 डायरीज, वन इज गिवन बाय हिज फादर एंड अनदर इज गिवन बाय हिज फ्रेंड। अब यहां पे आप लोगों को जो सीखना है ना बेटा, वो सीखना क्या है, वो ये सीखना है कि यूज ऑफ, अब देखो वो बच्चा कहेगा सर ये यूज मुझे समझ में नहीं आया, इसको साफ साफ लिखो। ये है ना दूध पीते बच्चे, अरे बेटा यूज ऑफ अदर, अनदर और दी अदर। ठीक है, यूज ऑफ अदर, इन अदर और दी अदर। तो इंग्लिश के अंदर ये जितने भी, इंग्लिश के अंदर ये जितने भी आपके पास ऐसे वर्ड आते हैं ना, ये जितने भी अदर मदर गदर है, ये एग्जामिनेशन में बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेक्चरर है सर कश्मीर यूनिवर्सिटी से। अरे यार ये सब चीजें बताने की नहीं होती, बच्चा अपने आप पता कर लेता है ढूंढ ढांड करके। बच्चे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, मेरे आर के महतो लिखो वहीं मिल जाता हूं मैं, तो बच्चे वहीं पे सर्च कर करके पूरी बायोग्राफी जान लेते हैं, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं हम। तो ये अब जो है हमें छोटे छोटे बच्चे हमें बताते हैं कि सर जी राइटिंग थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा लिखो, छोटा लिखो। अरे भाई जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हमें। चलो, तो यूज ऑफ अदर, अनदर और दी अदर, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, 1 मिनट इसको साफ लिख देता, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ये आपको डिटेल में सीखना है। जब आप इसको अदर, अनदर, द अदर, ईच अदर, वन अनदर और अदर्स, जब आप इसको पूरी डिटेल में सीख लोगे ना, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आराम से करने लग जाओगे। मैं फिलहाल आंसर दे देता हूं। वैसे इसका जो सही जवाब होगा बेटा वो अनदर नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए दी अदर। लेकिन सर सुनने में तो अच्छा लग रहा था, यही सुनने में अनदर देखो कितना अच्छा लग रहा था कि राहुल हैज 2 डायरीज, वन इज गिवन बाय हिज फादर एंड अनदर इज गिवन बाय हिज फ्रेंड। तो सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन गलत है। ठीक है, ये बाप रे कितनी बार पूछेगा ये बच्चा, वेयर आर यू फ्रॉम गुरुजी। बेटा मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। गूगल पे जाके सर्च कर लो मेरे भाई, गूगल पे जाके सर्च कर लो, मेरा नाम टाइप कर देना, आ जाएगा। स्पेलिंग वर्ड सही डालना, स्पेलिंग को ठीक से। ठीक है, बिहार से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। ठीक है, पेंटिंग का शहर है वो। चलिए हो गया,
तो जितने भी ये बेटा ये अदर मदर गदर वाले वर्ड होते हैं ना, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ये 3 के आंसर तो मैं बता देता हूं, बाकी के आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको करने होंगे अपने आप, लेकिन कब, जब मैं अगली क्लास में सिखा चुका होऊंगा तब। ठीक है, तो यहां पे आपका अनदर गलत है, यहां पे भी आपका दी अदर आएगा, यहां पे भी आपका दी अदर आएगा, और यहां पे शी कैन नॉट अफोर्ड इट, प्लीज टेल हर एनी अदर पब्लिकेशन। यहां पे ना अनदर ना द अदर, यहां आएगा अदर। अब सर ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, अगर आपको ये जानना है, अगली क्लास को कोई भी बच्चा गलती से भी मिस ना करे, यानी अगली क्लास का मतलब कल जो मैं क्लास दूंगा, कल इसी चैनल पे सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा सेम टाइम सेम जगह पे मेरी कल की क्लास होगी, कल की क्लास होगी एग्जामपुर बैंक, सॉरी एग्जामपुर मेन चैनल पे। और अभी मैं टेंस का एक तगड़ा वाला लेवल सिखाने जा रहा हूं, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरी क्लास होगी 2 बजे। आप चाहो तो वो क्लास भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ वो भी चाहे तो वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, चलो। वाह गुरुजी आप बिहार से, वो मेरे गांव से, में भी हो सकता है भाई, ये हो सकता है, मैंने पूरा नहीं बताया, वरना गांव का नाम बता दूंगा, कहोगे आप तो हमारे पड़ोस में रहते हो, इतना नहीं बता सकते अभी हम। ठीक है, अपने आप ढूंढ लो सर्च करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है यूज ऑफ अदर अनदर दादर, और अभी मेरी दूसरी क्लास होने वाली है एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर 2 बजे, यानी कि अभी से 12 मिनट बाद। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे सेशन को ऑफ करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा हमारे, और साथ ही साथ में बेटा बता देना कौन सा टेलीग्राम कहां से मिलेगा। ठीक है, जो भी बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है जल्दी बता देना इनको। और दूसरा कि एप्लीकेशन पे तो हो ही जाता है अवेलेबल। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।